सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम वसंत ऋतुचर्या पर विचार कर रहे हैं। आज हम उसके चौथे भाग पर, चौथा पाठ मानिए, उस पर विचार करेंगे। गत 3 व्याख्यानों में मुख्यतया हमने सिद्धांत पक्ष पर विचार किया। आयुर्वेद के आचार्यों ने आहार विहार से संबंधित जो बातें कही, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन पर विचार हुआ। अब हम उसका क्रियात्मक पक्ष क्या है उस पर विचार करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से जो बात कही थी कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब उत्तरायण होता है, आदान काल होता है, तो उसका चरम काल होता है ग्रीष्म ऋतु में। और उस समय वो सभी जीवधारियों के, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि सभी के आप्य भाग को, सार भाग को पीता रहता है। और अंतिम समय तक, अर्थात 20-21 जून को जब सूर्य दक्षिणायन होगा, तब हमारे शरीरों में न्यूनतम शक्ति होगी, अधिकतम दुर्बलता होगी। तो ये दुर्बलता अब और बढ़ रहेगी धीरे धीरे। उससे बचने के उपाय बताए थे। स्वादु शीतम मधुरम। हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रधानता, भोजन में जो प्रधानता है वो किसकी होनी चाहिए? स्वादु मधुर रस की होनी चाहिए। शीतम, वो शीतल होना चाहिए। और स्निग्धम, वो चिकना होना चाहिए। और तरलता, रस की मात्रा ज़्यादा हो, जलीय अंश ज़्यादा हो। तब हमारा जो शरीर है वो अपने आप को किसी तरह से बचा पाता है। नहीं तो किसी को लू लग जाती है, किसी को कहते हैं ना हीट स्ट्रोक हो गया, किसी को कुछ हो गया, कोई बेहोश होकर गिरता है, किसी को चक्कर आते हैं। ये सब क्या है? कफ धातु की क्षीणता, तरलता, आप्य भाग, वही सार है। उसी से शरीर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वृद्धि होती है, क्रियाशीलता होती है, सब उसी से होता है। वो क्षीण हो जाता है। ये तो आयुर्वेद की बात थी। मैं एक और ग्रंथ पढ़ रहा था। महर्षि भरद्वाज की पुस्तक है यंत्र सर्वस्व। वो यंत्र विद्या के ऊपर उनका ग्रंथ है। वो लगभग नष्ट हो चुका है ग्रंथ। उसका कुछ भाग शेष मिला आचार्यों को। गुजरात के पुस्तकालयों में कहीं बहुत वर्ष पहले ब्रह्म मुनि परिव्राजक हुए हैं, उन्होंने उनको कहीं से खोजा या उनको किसी से मिला, वो खंडित मिला। उसमें विमान विद्या का वर्णन है। तो विमान विद्या के वर्णन में महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि जब विमान ऐसे मार्ग से गुजर रहा हो या ऐसी ऋतु में हो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो विमान यात्रियों की रक्षा के लिए शीतली यंत्र का प्रयोग विमान में करना चाहिए। वो प्रसंग है। तो वहाँ वो ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में शीतली यंत्र का उपयोग कैसे कैसे करें, शीतली यंत्र की आवश्यकता क्यों है,
उस पर वो प्रकाश डालते हैं। महर्षि भरद्वाज वो कहते हैं कि देखिए, ग्रीष्मे पंच शिखा शक्ति विषद्वय विराजिता। ग्रीष्म ऋतु में हमारी प्रकृति में क्या होता है, पंच शिखा नाम की एक शक्ति पैदा होती है। विषद्वय विराजिता, दो विषों से वो युक्त होती है। विषद्वय विराजिता, दो विष से वो युक्त होती है। ग्रीष्मे पंच शिखा शक्ति विषद्वय विराजिता, दो प्रकार के विष। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चरक आदि, सुश्रुत आदि, वाग्भट्ट आदि जो आचार्य हैं, उन्होंने जो बात कही कि सारी धातुओं का वो शोषण करती है, रूक्ष शरीर को कर देती है, शरीर के आप्य भाग को, सार भाग को वो नष्ट कर देती है, वही बात इन्होंने और विस्तार से कही है। तो मैं उनका संक्षेप में बताऊं। कहते हैं कि वो दो प्रकार के जो विष हैं, उसके कारण इस शक्ति के दो भेद हो जाते हैं। पंचशिखा शक्ति के दो भेद हो जाते हैं, एक है गृधनिका और एक है मारिका। इनके नाम से ही आप जान लेते हैं। गृधनिका क्या होता है, गृधा कहते हैं लालसा, इच्छा, चाह, लोभ, ये ले लूं, ये ले लूं, दूसरे की चीज को हड़पना। तो ये जो पंचशिखा शक्ति है, इसमें एक जो विष है वो क्या करता है, गृधनिका नामक शक्ति को पैदा करता है। अर्थात वो मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति जगत, इन सब के अंदर जो सार भाग है, आप्य भाग है, उसकी उसको गृधा, लालसा, इच्छा, चाह बनी रहती है कि बस इसके पास ये है, ये छीन लूँ, इससे ये ले लूँ, ये ले लूँ। अर्थात वो सब के इस भाग को खींच लेती है। तो वो क्या कहते हैं, गृधनिका क्या करती है, कहते हैं कि स्थावर और जंगम में व्याप्त होकर सप्त धातून शोषयति। गृधनिका शक्ति क्या है, स्थावर का मतलब तिष्ठन्ति इति स्थावरा, अर्थात वृक्षादि, और जंगम का मतलब जितने गति कर रहे हैं प्राणी, उन सब के अंदर जो सात धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि, कहते हैं उनको वो क्या करती है, शोषिका, उनको वो सुखा देती। ये वो कार्य करती है गृधनिका शक्ति। अर्थात इसने हम सब जो प्राणी हैं उनके अंदर जो धातुएं हैं उनको ये सुखा लेती है, खींच लेती है ये शक्ति। वहाँ सीधा ही कह दिया था कि सूर्य खींच लेता है, यहाँ क्या कहा कि सूर्य के कारण इस वातावरण में दो प्रकार के विष पैदा होते हैं। एक प्रकार का जो विष है उससे जो शक्ति पैदा होती है गृधनिका, वो सब प्राणियों में, वनस्पतियों में व्याप्त हो जाती है वो गृधनिका नामक शक्ति, और उनकी धातुओं को वो सुखा डालती है। दूसरी जो शक्ति है वो है मारिका। वो क्या है, मारिका शक्ति। अब आपने देखा होगा पहले क्या है, हमारी धातुएं सूख गई और उसके बाद फिर हम क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप देखिए पौधा है, पानी नहीं मिलता, शीतल हवा नहीं मिलती, धूप ही धूप है, तो पहले क्या होता है, वो सूखता है, उसकी धातुएं सूखती हैं, मुरझा जाता है और फिर वो मर जाता। ऐसे मनुष्यों में जो लू लगना है और ये सब, ये क्या है, तो गृधनिका नामक जो शक्ति है वो पहले शरीर की जो धातु है, कफ की धातु है, उसके कफ का मतलब क्या हुआ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, कफ से ये सात धातुएं बनती हैं। तो कहते हैं ये मारिका शक्ति क्या करती है, स्थावर अर्थात जो वृक्ष हैं उनमें उनके कांड, वल्कल आदि, कांड का मतलब क्या होता है, तना, उनकी भुजाएं, और वल्कल पत्ते, पुष्प तो लगभग होते ही नहीं हैं इस ऋतु में, कुछ आते हैं ग्रीष्म ऋतु तक वो समाप्त भी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि
कांड और वल्कल, छाल, पत्ते, इन सब को, और जो मनुष्य हैं जंगम स्थावर में तो कांड और वल्कल, पल्लव, इनको, और जो जंगम हैं जो घूमते फिरते हैं पशु पक्षी मनुष्य आदि, कहते उनके हृदय के पंचकोशों के अंदर प्रवेश करके, हृदय में अर्थात शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय है जी, विज्ञानमय और आनंदमय। तो 5 जो कोश हैं कहते हैं उनका ये संकुचन करती है, ऐसा कर देती। आपने देखा होगा मनुष्य बच्चा होता है तो बढ़ता बढ़ता यौवन में कितना शरीर तगड़ा हो जाता है, और उसी व्यक्ति को आप वृद्धावस्था में देखें, मृत्यु से कुछ दिन पहले देखें, कुछ महीने पहले देखें, धीरे 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 शरीर छोटा हो जाता है, संकुचन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि शरीर की धातुएं क्षीण हो गई, नया निर्माण होता नहीं है, और जिन धातुओं से अंगों की वृद्धि होती है, पोषण होता है, वो धातुएं तो बन नहीं रही, तो धीरे धीरे वो ऐसे हो जाते हैं। आप वृक्षों को देखिए, पत्ता सूख करके कैसा हो जाता है, फल और फूल देखिए सूख करके कैसे हो जाते हैं। वृक्ष कितना बड़ा था, सूखने के बाद लकड़ी कैसी हो जाती है। तो वही चीज़ है। तो मारिका शक्ति क्या करती है, गृध्निका शक्ति जब अपने विष से इन सब के धातुओं को सुखा देती है, तो मारिका शक्ति उसको मार देती है। अर्थात जो जंगम हैं, वृक्ष हैं, उनके जो कांड हैं, तना है, शाखाएं हैं, वल्कल जो उनका आवरण है, जिसे हम त्वचा कहते हैं, छिलका है, पत्ते हैं, वृक्ष अगलगादिषु लिखा है, लतादिषु कहते हैं, उन सब में वो घुस करके उनकी बची खुची शक्ति को भी वो समाप्त कर देती। और जो जंगम हैं, मनुष्य पशु पक्षी, इनके 5 जो कोश हैं, इनके अंदर प्रवेश करके कहते हैं इनका वो संकुचन करती है, सुकेड़ देती है, धीरे धीरे वो आदमी मरणासन्न सा हो जाता है। तो ये बात हमारे यंत्र विद्या के आचार्य महर्षि भरद्वाज वहाँ यंत्र सर्वस्व में उस पुस्तक को बृहद विमान शास्त्र के नाम से छपवाया गया है। तो उसमें मैंने ये देखा। अब इससे देखो क्या पुष्टि है कि सत्य तो एक ही है, प्रकृति तो एक ही है। अलग अलग आचार्यों ने उनको पढ़ा, सार उनका यही है कि वहाँ सूर्य सारे को ग्रहण करता है, सुखा देता है। इसने कहा कि उसकी 2 शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, 2 प्रकार का विष पैदा हो जाता है इस ऋतु में, और वो विष, पहला जो विष है उससे उत्पन्न जो शक्ति है उसका नाम है गृध्निका, दूसरे से उत्पन्न शक्ति का नाम मारिका है। पहले वाले का कार्य क्या है, धातुओं को सुखाना है। दूसरे का काम क्या है, जिन धातुओं से अंग आदि पुष्ट थे उन सब को अब संकोचित करना है, ये करता है। ये न हो, ये गृध्निका और मारिका शक्ति हमारे शरीरों को क्या न करें, क्षीण न करें, नष्ट न कर पाएं, इसके लिए आयुर्वेद में विधान है। क्या कि देखिए हम घरों में करते हैं, उन्हीं पर मैं विचार करूँगा। अब देखिए क्या चीज़ है, इन दिनों बिल्व फल पकने वाला है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे, जिसे बेल पत्थर कहते हैं जी, बिल्व शब्द है, उसको लोक भाषा में बेल कह दिया। पत्थर इसलिए कहते हैं कि वो पत्थर के समान है। तो बिल्व फल है वो, सोमवार को उसके पत्ते शिव जी पर लोग चढ़ाते हैं। वो अच्छी बात है, वो करते हैं। क्यों? हमारे पूर्वजों ने कर्मकांड में क्यों डाला कि पूजा में जो चीज़ डाल दी जाती है, कर्मकांड में डाल दी जाती है, वो सुरक्षित रह जाती है, उसको लोग नष्ट नहीं होने देते, और वो बची रहेगी। तो जिनको ज्ञान होगा वो दूसरों को उसका लाभ बताएंगे, और फिर उस जीवन में लोग धारणा कर लेंगे। तो ये पूजा में जो आ गई बिल हैं, इससे कितना बड़ा लाभ है कि बिल्व वृक्ष लगाए जाते हैं,
कि भाई पूजा में काम आएगा। वृक्ष लगेगा तो उस पर फल भी आएगा, फल आएगा तो फल भी चढ़ाए जाते हैं इन दिनों। अब जो हैं उसके फल चढ़ाए जाएंगे तो क्या होंगे, पुजारी जी उसको घोल करके उसका शरबत बना करके और श्रद्धालुओं को पिलाते हैं और लोगों को बताएंगे। वैसे ये बात कही जाए ये खाओ ये लाभ है तो लोग इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो कर्म कांड का ये लाभ है। तो भारतीय पद्धति में कर्म कांड के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से सृष्टि विज्ञान हमारे जीवन में लागू कर रखा है। तो अब जो बेल पत्थर है इसका सेवन करना है आपने, ये आपको बचा के रखेगा। अब ये कैसे करना है अभी बताया, स्वादु शीतम, स्वादु होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो शरबत बनते हैं जितने भी, यानी शरबत बनाना है बेल का, उसमें सारी बात आ गई। बेल का शरबत बनाना है और बेल का जब शरबत बनाएं तो उसके अंदर जो बीज है, बीज के चारों तरफ चिकना चिकना पदार्थ होता है उसका, वो हाथ से लेके देखेंगे तो लिबलिबासा लगेगा देखने में, खाने में कुछ लोग उसको संकोच करते हैं। उसको भी ऐसे ही पानी के अंदर घोल करके रगड़ करके और फिर उसका शरबत बनाएं, उसमें खांड डालें और उस शरबत को गाढ़ा नहीं पीना, ये ध्यान रखना आपने कि गाढ़ा है बहुत लाभ होगा। शरबत जितना पतला पिएंगे उतना ही अधिक लाभदायक होगा, ये आपने करना। तो ये जो शरबत है ये शीतल है और उसके अंदर जो मैंने बताया था वो जो गोंद है वो क्या करता है, सबसे अधिक धातुओं की, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि अर्थात कफ की वो वृद्धि करता है सबसे अधिक, वो बहुत लाभदायक है। तो उसको उसमें रहने देना है। कुछ लोग कच्चा भी खा लेते हैं। कच्चा का मतलब क्या हुआ, शरबत के बिना, कच्चा शब्द जब यहाँ बोल रहा हूँ अर्थात जब वो पक गया, तोड़ लिया तो चम्मच से, हाथ से उसको खा लेते हैं, तो वो भी लाभदायक है। लेकिन अधिक लाभदायक ये कब होता है, जब इसका हम शरबत बनाते हैं, उस समय हमने अधिकतम इसका लाभ उठाना है। अलग अलग समय है, जहाँ गर्मी पहले आ जाती है वहाँ पहले पक जाता है, जहाँ हिमालय के आसपास जाएंगे तो गर्मी थोड़ी देर से आएगी तो वो लोग देर से। लेकिन जब भी आपके पास बेल बाज़ार में आ जाए उस समय आपने इसका शरबत बना करके पीना है। वैसे बेल पत्थर की बात चल पड़ी तो मैं आपको बता दूं कि बेल पत्थर जिसे हम कहते हैं, बिल्व फल कहते हैं, एक इसका होता है कच्चा भाग फरवरी से पहले का, एक उसके बाद पकने लग जाता है फरवरी के बाद। तो दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का वहाँ जल्दी पक जाता है और उत्तर में ये जून तक चलेगा। वर्षा ऋतु में इसका सेवन नहीं करना, जिस दिन वर्षा हो उस दिन सेवन नहीं करना। बेल पत्थर के साथ ये नियम है कि बेल का शरबत जब बनाते हैं या बेल आप पका हुआ बेल चम्मच से, हाथ से खा रहे हैं, किसी बार चक्रवात आ जाते हैं, वर्षा हो रही है, या कहीं 10 जून के बाद ही वर्षा आरंभ हो जाती है, पूर्वी हवाएं चलने लग जाती हैं, 20 जून के बाद तो लगभग हमारे करनाल में मानसून का प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। और मैं देखता हूँ जून में, जुलाई में भी रेडियो पर बेल का शरबत बिक रहा होता है, इसका मतलब लोग पी रहे होते हैं, तो उनको ये ज्ञान नहीं है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। वर्षा ऋतु में बिल्व फल का सेवन नहीं करना, शरबत तो करते ही नहीं, आपको पता है, क्योंकि हवा में नमी हो जाएगी, शरबत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हम बिना शरबत के भी खाते हैं वो भी आपने नहीं लेना है। बिल्व फल की मैं बता रहा था, पके और कच्चे में कच्चा जो बेल का फल है वो अधिक लाभदायक है और पका हुआ कम लाभदायक। तो आपने देखा होगा जिन लोगों के पेट ढीले हो जाते हैं इस ऋतु में, यानी 20 अप्रैल से लेके 20 अक्टूबर तक लगभग हमारे पेट ढीले रहते हैं, उस समय शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहती, अर्थात जो खाते हैं वो कम पचता है। गर्मी का मतलब क्या है, पाचन शक्ति मंद
हो जाती। इस पर पर्याप्त चर्चा हम कर चुके। तो जरा सा खा लिया, बासा खा लिया, जो खाने योग्य नहीं है वो खा लिया, तो शरीर तो उसको स्वीकार करता नहीं, तो तुरंत शरीर उसको हमारे जो है आंतों से बाहर फेंकता है। उसको हम दस्त कहते हैं, या वमन से बाहर फेंक देगा। तो जिनको दस्त हो जाते हैं बहुत होंगे। तो मैं ज़्यादातर मेरे संबंधों में जो लोग आए परिचय में, मैं कहता हूँ कि भाई अप्रैल में ही घर में ला करके पाव भर बेल का मुरब्बा फ्रिज में रख लो। तो मुरब्बा नहीं खाना, मुरब्बा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय कच्चा बेलफल मिलता नहीं है और मुरब्बा कच्चे बेल का बनता है, तो हमें कच्चा बेल खाना है। तो जिनको भी दस्त लग जाते हैं, पेट ढीला हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सुपाच्य भोजन लें, दही खाएं, मूंग की खिचड़ी खाएं, न्यूनतम खाएं, लेकिन 3 बार दिन में बेल का मुरब्बा खाएं। अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, 1 दिन के बाद अंतर आ जाएगा, 2 दिन के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए मैं ला के रखने के लिए क्यों कहता हूँ, शनिवार को रात को किसी को दस्त लग गई तो क्या करेगा, दुकान तो बंद हो गई, अगले दिन रविवार है, छुट्टी होगी, सोमवार को 10 बजे खुलेगी, तब तक तो रोगी का बुरा हाल हो जाएगा। फिर भागेंगे डॉक्टर के, फिर आपको वही ग्लूकोज लगेगा, बेड पे लिटाया जाएगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी। है साधारण सी बात, और हजारों में खर्चा हो गया, परिवारजन तंग हो गए, ये चीज़। तो इसलिए घर में हुआ तो जरा सा कुछ लगा, 2-1 दस्त हुए, उसके बाद ही बेल खा लो और अपना खाते रहो धीरे धीरे, दिन में 3 बार। और ये जो बेल का शरबत है, ये जब पिएंगे या पकी हुई बेल जो है वो खाएंगे, तो ये क्या करती है, ये विपरीत कार्य करती है कि जिनके कब्ज रहती है, जिनके आंतों में, विशेषकर बड़ी आंत में महीनों का, वर्षों का, जैसे चिकित्सक जानते हैं, आयुर्वेद और प्राकृतिक वाले तो इस पर बहुत बल देते हैं, वो कहते हैं सालों का पत्थर बना हुआ पॉकेट बनी हुई होती हैं, उनके अंदर मैल इकट्ठा रहता है। तो ये बेल में वो सामर्थ्य है पकी हुई में कि वो धीरे धीरे आपकी आंतों की भी सफाई कर देता है, ऐसा है। तो बेल पत्थर जो है मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में इसका शरबत आपने पीना है, खंड डाल करके, चीनी से आप बचें, ये बात तो मैं बार बार कहता रहता हूँ। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, शरबत पीते हैं तरह तरह के, उनमें घर में ही, बाहर के शरबत लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के ही शरबत क्या करें, दही जो है उसकी लस्सी बनाते हैं, तो उस लस्सी को हम पक्की लस्सी कहते हैं, क्योंकि वो दूध गर्म करके और उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं तो दही बन जाता है। एक हम कच्ची लस्सी कहते हैं, दूध की ही लस्सी बना लेते हैं। तो ये दोनों लस्सियाँ लें दिन में। जिनको बहुत प्यास लगती है, बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, बाजार की चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेंगे, यानी जिनका स्वस्थ शरीर है वो 1/4 दही और 3 हिस्सा पानी, उसमें खांड डाल करके और उसको खूब रिड़कें। जितना अधिक रिड़केंगे लस्सी के गुण उतने बढ़ते जाएंगे, और जब आपको प्यास लगे वो पानी पी लें, यानी वो लस्सी पी लें। 1/4 दही होना चाहिए, चौथा हिस्सा दही और 3 भाग जल होना चाहिए। खूब रिड़कें और उसमें हल्की सी खांड, यानी 1 चम्मच खांड डाल लें 1 गिलास में, और चुटकी भर सेंधा नमक। नमक हर बार डालेंगे मीठे के साथ, बेल के शरबत में नहीं डालेंगे, दूध के साथ नहीं डालेंगे, जब भी ये दही की लस्सी बनाएंगे। उससे क्या होगा, इस ऋतु में पसीना आता है और पसीने से शरीर के खनिज लवण निकलते हैं और उससे हमारे शरीर में क्षीणता आती है। तो ORS का घोल, ये सब दस्त लगते हैं, ऐसा होता हो देते हैं, वही चीज़ है ना कि खनिज लवण शरीर में डालना। तो ये चीज़ें आपने करनी है। दूसरा जो है, आपको कच्ची लस्सी बनानी है। कच्ची लस्सी क्या है भाई, दही नहीं है या रात्रि का समय है, 4 बज गए हैं, उस समय आप दही नहीं ले सकते, दही की लस्सी नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे कि वही भाग है, 3 भाग जल और 1 भाग दूध, उसमें खांड मिला करके
और उसको मिला करके और आसानी से अपने पी लें। इससे क्या होगा, हमारी जो कफ की जो धातु है उसकी पुष्टि होगी, अर्थात जो सातों धातु हैं उनकी पुष्टि होगी। और वो जो जल के कारण, शोषण के कारण जो क्षीणता आई थी, शरीर का जल सूख गया, फिर धातुएं क्षीण होने लग जाती हैं, वो सूख जाती हैं, तो उनकी धीरे धीरे पुष्टि होती रहेगी। मधुर, शीतल और तरल, ये तीन चीज़ें जरूर लेनी है, बार बार लेनी है। और आगे लिखता स्निग्धम, भोजन में स्निग्धता होनी चाहिए, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। अब जो जल है वो कैसे रखें। सामान्यतया लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, घड़े में पानी होना चाहिए। फ्रिज का पानी ज़्यादा शीतल हो जाता है और हमारा जो शरीर है गर्मी में बहुत ज़्यादा, आयुर्वेद में लिखा है कि गर्मी में दोपहर को स्नान नहीं करना। क्यों? शरीर बहुत गर्म होता है, वातावरण बहुत गर्म होता है, तो एकदम शीतल जल से स्नान करेंगे और वो संतुलन खराब हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम बहुत शीतल जल पिएंगे तो जठराग्नि मंद हो जाएगी। क्यों? कि शरीर के अंदर जो अग्नि है वो उसको सामान्य तापमान पर लाएगी, उसके बाद वो पचेगा। तो आपका जो पाचक रस है, अग्नि है, उसका ज़्यादा खर्च हुआ, जबकि अग्नि तो शरीर में बहुत कम है। तो घड़े का जो जल होता है, मिट्टी के घड़े का जल, वो शीतल भी होता है और शरीर के तापमान के, अर्थात जिस तापमान को शरीर अपने अनुकूल बना लेता है उसके अनुसार वो ठीक होता है। तो वो जल जो है आप रखें, या फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में लोग प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं। प्लास्टिक तो आप सबको पता है विषैला है, और विषैला है तो वो जल भी कैसा हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। तो आज से 25, 28, 30 साल पहले से मैं लोगों को कहता हूँ कि भी फ्रिज में, मैं कहता हूँ भी तांबे का पिया करो, तो लोग उस समय क्या कहते हैं, जी तांबे का कहाँ रखे, फ्रिज के लिए तो ये बोतलें आती हैं, ये रखते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने कहा दुकानदारों से मांगो, वो आगे कहेंगे बनाने वालों को, और वैसे ही लोटे बन के आ जाएंगे, लंबे से पतले से, और ऐसे अब पात्र बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ लोग फ्रिजों में रख देते हैं। तो तांबे फ्रिज का ही पीना है, मान लीजिए कम तापमान का भी है, घड़ा रखने की जगह नहीं है या रखना नहीं चाह रहे, तो तांबे का बर्तन फ्रिज में रख लें, लेकिन उस जल को उतना ही तापमान पर रखें कि जो शरीर की जठराग्नि के लिए ठीक हो। एकदम शरीर में ठंडा पानी पिएंगे, जुखाम हो जाता है, छींकें आती हैं, जिनको अब नहीं आ रही हैं आने लग जाएंगी। इस ऋतु में बहुत लोगों की जो है एक जिज्ञासा रहती है, क्यों फसलें कट रही हैं, धूल मिट्टी नाक में जा रही है, वैसे ही हवा में धूल उड़ रही है। प्रकृति में जो फूल हैं अभी वसंत में खिले वो सूख गए, उनका पराग वो गिर रहा है, तो कहते हैं जी बहुत छींक आती हैं, एलर्जी है जी, वो है जी। वो एलर्जी क्यों हुई है? कि हमने शरीर के साथ अन्याय किया हुआ है, उसके साथ न्याय नहीं किया। क्या किया? बहुत गर्म, कल ही कोई सज्जन बैठे थे, 2 प्राध्यापक बात कर रहे, बोले एक व्यक्ति जो है उसने पहले तो ये पिया जी और उसके बाद ये पी लिया, और फिर कहते हैं कि वो बुरी तरह बीमार हो गए। तो पढ़े लिखों की ये स्थिति है, जो प्राध्यापक हैं, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, अपने विषय का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान नहीं। विषय का ज्ञान कम हो जाए चल जाएगा, जीवन का ज्ञान नहीं है तो जीवन पर संकट आएगा, फिर औरों को क्या शिक्षा दे पाएंगे, बताएंगे। हमारे पिताजी कहा करते कि भाई अध्यापक को आयुर्वेद और सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र क्या है? शरीर लक्षण विज्ञान, और आयुर्वेद का, ताकि अपने विद्यार्थियों को वो समय समय पर इसका ज्ञान दे सके जो जीवन के लिए उपयोगी है, ताकि उनका जीवन बढ़िया चल सके। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसको स्थान नहीं है। शरीर लक्षण विज्ञान तो उसके आसपास में भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ तो धोखा हुआ जी, मेरा 20 साल पुराना दोस्त था, मेरा जी 30 साल पुराना दोस्त था, उसने धोखा दे दिया। ऐसी बातें करते। कोई कहेगा जी बहुत अच्छा, इतना मैं तो उसको ये समझता था इतना अच्छा था। अरे भाई आपने समझा ही कहाँ?
आप यदि सामुद्रिक शास्त्र जानते, शरीर लक्षण विज्ञान से जानते हैं, पश्चिम में भी कीरो कितना तगड़ा लेखक हुआ, उसकी पुस्तकें भारत के हर पुस्तकालय में, हर जगह पुस्तक विक्रेता के पास मिल जाएंगी। ऐसे हमारे सामुद्रिक शास्त्र, समुद्र नामक ऋषि का शास्त्र है, इसलिए उसका नाम सामुद्रिक शास्त्र कहा। शरीर लक्षण विज्ञान कि हमारे जो शरीर की अंग विन्यास है, चेष्टाएं हैं, हाव भाव है, बोलने का तरीका है, उन सब से हमारे अंदर क्या है, हम किस प्रवृत्ति के हैं, किस विषय में हमारा क्या निर्णय होगा, प्रवृत्ति कैसी है, ये सब उससे जान हो जाता है। तो ये होना चाहिए। तो आयुर्वेद का ज्ञान लगभग नहीं है, मौलिक चीज़ों का परंपरा से था, उसको लोगों ने अवहेलना करके छोड़ दिया। तो ये ज्ञान होना चाहिए हमें कब क्या लेना है। अब जो मैं फ्रिज की बात कर रहा था कि मान लीजिए फ्रिज से थोड़ा सा कम शीतल, तांबा बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, तो तांबे के ऊपर आप टाट जो होती है, जिसे जूट कहते हैं जी, उसका कपड़ा या सूती मोटा कपड़ा, उसको कुर्ता बना दीजिए आवरण, और उसको गीला रखिएगा। आपका घड़े से भी ज़्यादा ठंडा पानी मिलेगा उसमें। किसमें? तांबे के बर्तन में। और हो सके तो आप उसको रेत, जो यमुना का रेत है, जहाँ भी रेत जिससे मकान बनाते हैं, रेता, या जो रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग हैं वो उस रेत के ऊपर उस भिगो करके उस लोटे को रख दें और ऊपर उसके कपड़ा पहरा दीजिए। आप देखिएगा बिना फ्रिज के आपको तांबे का जो जल है वो कितना शीतल मिलेगा। तो ऐसे हम जल का जो सेवन करते हैं दैनिक रूप में, पान के रूप में, उसी की हम शिकंजी बनाते हैं, उसी का हम ठंडी जो लस्सी बनाते हैं, चाहे वो कच्ची हो, चाहे पक्की हो, दूध की हो, चाहे वो दही की हो, उस जल की बनाएं। उस जल के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें, उससे आपकी जठराग्नि बची रहेगी। नहीं तो पिछले व्याख्यानों में बताया था, जठराग्नि मंद हो जाती है। अब कितना ही कुछ कर लीजिए, डॉक्टर को जाना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर जलीय खाद्य पदार्थों के माध्यम से क्या करना है? शरीर को बचाना है, पुष्ट करना है। चौथा व्याख्यान यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में शेष चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।